हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है आधुनिक काव्य का, हिंदी लिटरेचर का बीए फिफ्थ सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है आधुनिक काव्य का, या आप अन्य कोई सेमेस्टर के विद्यार्थी हो और आपका आधुनिक काव्य का जो पेपर होगा, तो उससे संबंधित आपके सामने अपन जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है यूनिट वाइज उन्हीं सभी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये आपके सामने वीडियो होने वाला है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। चलो शुरू करते हैं अपन। यूनिट फर्स्ट का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, और ये वाली पीडीएफ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ आपको जो अन्य वीडियोस का सॉल्यूशन हमारे जो यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा, तो यूट्यूब चैनल को भी जरूर से ज्वाइन करना। लोक साहित्य की परिभाषा लिखिए तथा इसके स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डालिए। मतलब लोक साहित्य क्या होता है, उसकी परिभाषा लिखनी है, इसके स्वरूप और इसके महत्व पे आपको विस्तार से महत्व डालना है। आपको इसके ऊपर महत्व या प्रकाश डालना है कि लोक साहित्य होता है क्या, वास्तविकता के ऊपर अपन उसको इसके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। परिभाषा की बात करें लोक साहित्य के ऊपर, आपको इतना तो पता होगा, लोक साहित्य मतलब जो आपके क्षेत्रीय, जो आपके आसपास जो साहित्य लिखा गया, उसको लोक साहित्य के नाम से जानते हैं। अब इसकी पूरी विस्तार से अपन देखेंगे। लोक साहित्य किसी विशिष्ट समुदाय या अंचल में मौखिक परंपराओं द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाली साहित्य विधा। मतलब लोक साहित्य क्या होता है, कोई भी विशिष्ट समुदाय है, चाहे आपके सामने, चाहे धर्म से संबंधित हो, चाहे जाति से संबंधित हो, चाहे कोई धार्मिक पक्ष हो उसका, चाहे आपके सामने ऐतिहासिक पक्ष हो। समझ में आ गया? जैसे कि मैं आपके सामने बताऊं, जब आपके सामने जो हमारे जब भक्ति आंदोलन आया, भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, उसमें सगुण और निर्गुण तो आपके सामने क्या हुए, दो भक्ति धाराओं में वो बट गया। तो उस समय आपके सामने कुछ नहीं, आपने जो अलग अलग भगवान है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, उनके ऊपर लिखा वो सगुण भक्ति धारा के कवि साहित्य लिखा वो सगुण भक्ति धारा के कवि है। और जिन्होंने निर्गुण भक्ति काव्य धारा से संबंधित जो जिन्होंने चीजें लिखी, जैसे कबीर दास हो गए, आपके सामने रैदास हो गए, उनको वो हो गए। अलग अलग प्रकार के आपके साहित्य देखने को मिला, धर्म से संबंधित, आप चाहे इस्लाम धर्म से संबंधित, ईसाई, पारसी, आपके सामने जो बौद्ध धर्म है वो साहित्य देखने को मिलता है। और आपके सामने जो साहित्य होता है, जो आपके लोकल लैंग्वेज में लिखा जाता है, आधुनिक काव्य में जो साहित्य लिखा गया, समझ में आ गया? तो कोई भी विशिष्ट समुदाय, मतलब कोई एक समुदाय पकड़ लो, कोई जगह, अंचल मतलब कोई क्षेत्र हो गया, उससे संबंधित मौखिक परंपराओं द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाली जो साहित्य होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको लोक साहित्य के नाम से जाना जाता है। मतलब मौखिक रूप से भी इस साहित्य के स्थानांतरण देखने को मिलता है। आप राजस्थान के विद्यार्थी हो, शादी ब्याह में आपके सामने हमारे गीत गाए जाते हैं। क्या वो गीतों को आपके मम्मी या फिर आपकी जो बहन है या आपकी दादी है, क्या उन्होंने कभी उनको पढ़ा है? कोई किताब थोड़ी आई थी उसकी जिसमें किताब में पढ़कर उन्होंने याद किया? नहीं किया ना। वो भी आपके सामने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर मौखिक रूप से वो चीजें स्थानांतरित होती चली गई। शादी ब्याह में आपने गीत सुने होंगे ना, जो महिला आपके सामने जो शादी ब्याह पे गीत गाती हैं, या फिर हमारी लोक परंपरा से संबंधित कोई भी देवता है, चाहे रामदेव जी हैं, चाहे आपके सामने गुगा जी हैं, चाहे बाबू जी हैं आपके सामने, चाहे आपके सामने जो तेजा जी हैं, इन सब के जो गीत गाए जाते हैं, ये आपके सामने लिखित से ज्यादा मौखिक रूप से स्थानांतरित होते हैं, जिसके रचयिता ज्ञात है। और इन सबको किसने लिखा इसके बारे में भी नहीं पता चलता है। और ये जनमानस की भावनाएं, अनुभव, विश्वास और जीवन शैली को अभिव्यक्त करते हैं। आपके सामने जो ये गीत देखने को मिलते हैं, जो मैंने आपको उदाहरण दिया, शादी ब्याह में हमारे लोक देवताओं से संबंधित जो गीत देखने को मिलते हैं, इसमें क्या होता है, आपके सामने जो हमारे जनमानस है, जो आसपास के जो लोग हैं, उनके अंदर उनकी क्या भावनाएं हैं, उन्होंने जीवन में क्या अनुभव किया, उसके आधारित आपके सामने विश्वास और जीवन शैली पे आधारित क्या ये लोक साहित्य देखने को मिलता है। यह किसी एक व्यक्ति की रचना न होकर सामूहिक चेतना का प्रतिफल भी दिखाई पड़ता है। साथ में साथ यहाँ पर क्या होता है, ये कोई भी एक व्यक्ति है ना, उसके द्वारा रचना नहीं की गई है, यहाँ पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा। मतलब जैसा क्या होता है, वही गीत अगर आप अपने गांव में सुनते हो और वही गीत आपके सामने आप अपने ननियाल में सुनोगे, या फिर आप दूसरे जिले में सुनोगे, तो गीत वही होगा, लेकिन उसमें कुछ पक्ष हैं, कुछ शब्द है वो चेंज कर दिए गए। क्यों? अपने हिसाब से उसमें बदलाव देखने को मिलता है। लोगों को जैसी भावना आती है, जैसे उनको वहां का वातावरण है, जैसा वहां का व्यवहार है, लोकजन की भाषा, उसी हिसाब से उनको साहित्य में बदलाव देखने को मिलता है। स्वरूप की बात करें, आपके सामने किस प्रकार का जो स्वरूप है वो देखने को मिलता है। पहला स्वरूप, स्वरूप मतलब किस तरीके से गायन देखने को मिलता है। पहला, मौखिक रूप से। ये मुख्य रूप से मौखिक परंपरा पर आधारित होते हैं। जितना भी जो साहित्य देखने को मिलता है आपके सामने, जो लोक साहित्य होता है, वो कैसा होता है, मौखिक रूप से। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त किया जाता है, किसके द्वारा? शब्दों के द्वारा।
गीत गाए जाते हैं, वो शादी विवाह विवाह वाले गीतों का उदाहरण दूंगा। वो विवाह आपके सामने, विवाह में जो गीत गाए गए, आपकी मम्मी या दादी ने वो गीत गाए और वो आपके सामने क्या हुए, वो मौके आपकी दादी ने आपको, जो आपकी जो बहन है, आपके सामने जो आपकी माता है, उनको सिखाए, उन्होंने आपकी जो आपके अगली जनरेशन, वो अगली जनरेशन तक सिखाती चली जाते हैं। तो यही इस प्रकार से क्रम है, वो चलता रहता है मौखिक रूप से। सामूहिकता, इसका रचनाकार अज्ञात अज्ञात है। अब इन गीतों को कोई पूछे भाई किसके द्वारा लिखा गया है, नहीं पता चलेगा किसी को किसके द्वारा लिखा गया। यह समुदाय की सामूहिक अभिव्यक्ति होती है, मतलब आपके सामने क्या होता है, इसका कोई रचनाकार नहीं है, जिसके जैसे मन में आया उसने उसमें जैसे जैसे बदलाव देखने को मिले वो बदलाव करते चले गए। और जो आज वास्तविक स्वरूप देखते हो उसमें कुछ सभी लोगों का मिला जुला क्या योगदान देखने को मिलता है। किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखे हैं, बल्कि सारे के सारे समाज में ही वो गाए जाते हैं, सभी का योगदान थोड़ा बहुत देखने को मिलता है उसके अंदर। अगले वाला है परिवर्तनशीलता। मौखिक होने के कारण क्षेत्रीयवाद और समय के अनुसार कुछ परिवर्तन संभव है, मतलब समय के साथ इन सब जो जितना भी जो साहित्य देखने को मिलता है उसमें परिवर्तन ये होना संभव है। आपके सामने चाहे लोक साहित्य हो गया या फिर जो लोक संगीत हो गया, इन सब में क्या होता है, आपके सामने मौखिक है, बोल बोल कर आगे बढ़ रहे हैं आपके सामने, तो इसमें क्या है, लोग अपने हिसाब से चेंज भी कर लेते हैं क्षेत्र से हिसाब से। मैंने उदाहरण दिया था ना, आपके जिले में वही संगीत अगर दूसरे जिले में जाएगा तो उसमें अपने हिसाब से आपको बदलाव देखने को मिलेगा मिलता है। सहज, सरलता और सहजता, इन इसकी भाषा, जो ये साहित्य की रचना की जाती है, इनकी भाषा सहज और लोक जीवन के करीब होती है। मतलब जो लोक साहित्य देखने को मिलता है उसकी विशेषता क्या होती है भाई, लोक साहित्य है तो लोक जन के द्वारा किसी एक विशेष क्षेत्र में उसको गाया जाता है, तो वो क्या होगा, एकदम सरल होगा, सुनने वाला व्यक्ति उसको सुनकर क्या सा लगेगा, आत्म मुक्त हो जाएगा वो। मतलब एकदम सरल व सहज भाषा में आपके सामने ये साहित्य उसकी रचना की जाती है, हर व्यक्ति के लोक जीवन के साहित्य करीब होता है। महत्व की बात करें, आपके सामने क्या महत्व है, संस्कृति का दर्पण, ये किसी समाज की संस्कृति, रीति रिवाज, विश्वास और मूल्य को दर्शाता है। ये जो क्या देखने को मिलता है इसमें, संस्कृति का दर्पण है। संस्कृति का दर्पण क्या होता है, आपके सामने कोई भी समाज है उसमें कैसे रीति रिवाज चलते हैं, कैसे वहां की संस्कृति है, कैसे उनके विश्वास व मूल्य है, इन सब चीजों को दिखाया जाता है इसके द्वारा। समझ में आ गया। तो कोई भी समाज की संस्कृति है भाई, आपके सामने हिंदू परंपरा के जो लोग गए थे वहां पे हिंदू धर्म से संबंधित चीज देखने को मिलेगी। किसी जाति विशेष है तो जाति विशेष की उसमें संस्कृति व रीति रिवाज देखने को मिलते हैं। कोई धर्म से विशेष है तो धर्म, धार्मिक चीजें देखने को मिलती हैं। इतिहास के स्रोत, यह लिखित इतिहास के अभाव में इस काल में सामाजिक व संस्कृति की जानकारी की महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब इसमें कोई लिखित इतिहास नहीं होता चीजों का। समझ में आ गया आपके सामने। तो ये जो आपके सामने जो साहित्य की रचना की जाती है इस प्रकार के साहित्य में, इसमें किसी भी प्रकार का लिखित इतिहास नहीं देखने को मिलता है। जो हमारे समाज के आसपास जो घटनाएं होती हैं उन्हीं सब चीजों के आधार पे जो साहित्य है उसकी रचना हो जाती है। जो समाज और संस्कृति में जो चीजें देखने को मिलती है उसी प्रकार से उन्हीं सब चीजों का आपके सामने साहित्य देखने को मिलता है। मनोरंजन और शिक्षा, यह जनमानस के लिए मनोरंजन का साधन है और नैतिक शिक्षा भी देता है। मतलब क्या दिखाई पड़ता है, जो जनमानस है, जो जनता है, उसके लिए एक प्रकार के मनोरंजन के साधन के रूप में भी कार्य करता है। मतलब जनता है उसका इसमें मनोरंजन हो जाता है, नैतिक शिक्षा भी इसमें से आपको हमें मिलती है, नैतिक शिक्षा भी इसमें से हमें प्राप्त होती है। मतलब गीत संगीत गाए जाते हैं, सभी लोग एक जगह, भाई होली वगैरह है उस पे अपने जो गीत गाए जाते हैं तो सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, चाहे स्त्री हो गए चाहे पुरुष हो गए, वो गीत गा रहे हैं, है ना, लोग उसमें जो नृत्य करते हैं, हंसी मजाक होते हैं, तो मनोरंजन का भी इसमें साधन होते हैं। साथ के साथ हमें संस्कार भी सिखाए जाते हैं सबके माध्यम से। हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा जो संस्कृति को जो उन्होंने सहेज कर रखा है उस संस्कृति के बारे में भी हमें ज्ञान होता है, उसके बारे में भी हमें विस्तार से चीजों के बारे में पता चलता है। सामूहिक पहचान, ये किसी समुदाय की पहचान व एकजुट बनाए रखने में सहायक होते हैं। साथ के साथ इसमें क्या देखने को मिलता है, हमारे जो समुदाय होते हैं उसकी पहचान से पता चलता है और ये हमारे जो समाज होता है उसको एकजुट बनाए रखने में सहायक होते हैं एक प्रकार से। समझ में आ गया। तो ये था आपके सामने जो पूरा का पूरा लोक साहित्य की क्या परिभाषा है, क्या इसका स्वरूप देखने को मिलता है और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में अपने विस्तार से हमने जाना इसके बारे में। अगले वाले प्रश्न की बात करें, आपके सामने लोक साहित्य और लोक संस्कृति में अंतर संबंध की व्याख्या कीजिए। मतलब लोक साहित्य क्या होता है और लोक संस्कृति क्या होती है, उनके बीच में आपके सामने क्या संबंध देखने को मिलता है, उसके ऊपर अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने होने वाला है।
लोक साहित्य और लोक संस्कृति एक दूसरे से विभाज्य होते हुए भी आपके सामने एक दूसरे से जुड़े हैं। मतलब लोक साहित्य है, जनता के द्वारा जो साहित्य की रचना की जाती है वो, और जो लोक संस्कृति है वो एक दूसरे से विभाज्य है, मतलब एक दूसरे से अलग देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी कैसे हैं, इस प्रकार से जुड़े हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा उनमें अंतर देखने को मिलता है लेकिन अविभाज्य है, मतलब उनको आप अलग नहीं कर सकते हो। अंतर जरूर है दोनों के अंदर, लेकिन इतना जुड़ाव भी देखने को मिलता है कि आप उनको अलग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। समझ में आ गया? ये इस प्रकार से दोनों दिखाई देते हैं, लोक साहित्य और लोक संस्कृति। लोक संस्कृति के बिना लोक साहित्य अधूरा है, लोक साहित्य के बिना लोक संस्कृति अधूरी दिखाई पड़ती है। ये इस प्रकार से आपके सामने एक है, जैसे शरीर के बिना जो आत्मा और आत्मा के बिना शरीर। अगर आप दोनों को समझने का प्रयास करें तो ना कभी जीवन में आप शरीर और आत्मा में अंतर कर पाते हो। आप ये नहीं समझ पाते हो कि ये हमारा शरीर है लेकिन ये हमारी आत्मा है, और ये हमारी आत्मा है तो ये हमारा शरीर है। दोनों ही एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं आपके सामने। तो इसी तरीके से लोक संस्कृति और लोक साहित्य भी आपको देखने को मिलता है आपके सामने। पहले वाले प्रश्न की बात करें, इसके अंदर आपके सामने क्या देखने को मिलता है, अभिव्यक्ति के माध्यम, मतलब अपन विस्तार से समझेंगे कि भाई इसमें अंतर होता क्या है, क्या आपके सामने दोनों में समानताएं है, क्या अंतर है, दोनों को विस्तार से समझेंगे। लोक साहित्य व लोक संस्कृति की अभिव्यक्ति का प्राथमिक साधन है, मतलब जो लोक साहित्य है और जो लोक संस्कृति है ये आपके सामने अभिव्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है जो अपने जो उसकी जो चीजों को लोगों को बताने का जो प्राथमिक माध्यम होता है, मतलब जो प्रथम माध्यम दिखाई पड़ता है, लोक संस्कृति है वो आपके सामने। लोक गीत, लोक कथाएं, लोक गाथाएं व लोककथाएं आदि के माध्यम से हो सकती है। मतलब लोक साहित्य क्या होता है, लोक संस्कृति को बताने का तरीका होता है। मतलब लोक संस्कृति को है मतलब लोगों की संस्कृति, जैसे हम क्या कैसा खान पान करते हैं, हम किस प्रकार की भाषा बोलते हैं, हम हमारा पहनावा कैसा है, हमारा धर्म कैसा है, हम किस समाज के किस संस्कृति से और किस प्रकार की नैतिकता और संस्कारों को अपने अंदर सहेजे हुए हैं, इसी को लोक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। जब इसी लोक संस्कृति को हम अपने लोक गीतों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, जो संगीत के माध्यम से, अपने बच्चों को कथाओं के माध्यम से, जो लोक कथाएं होते हैं, भाई आपने सुना होगा महाराजा सूरजमल के बारे में, महाराजा जो पापू जी की कथाएं सुनी होगी आपने, आपने अपने गांव के आसपास की कुछ कहानियां सुनी होंगी, आपने जो रामदेव जी की कहानियां सुनी होंगी, आपने जो हमारे जो तुलसी माता की पूजा की जाती है उसकी कहानियां सुनी होंगी। ये हमारी लोक कथाएं होती हैं, साथ के साथ लोककथाएं होती हैं। सुनते हो ना आप, आपके सामने आपके आसपास जो लोककथाएं देखने को मिलती है, भाई 9 2 11 होना, आना नाचने जाने तो आंगन टेढ़ा, सुनी होगी ना। जब इस प्रकार की जो लोककथाएं, लोक कहानियां हैं वो आपने सुनी होगी। तो इसके माध्यम से क्या होता है, जो लोककथाएं, लोक कथाएं, लोक गाथाएं जो आप सुनते हो, इसके माध्यम से जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति लोक संस्कृति होती है, वो क्या होती है, एक समाज से दूसरे समाज के तरफ उसका क्या होता है, वो अभिव्यक्त होती है। आदि के माध्यम से किसी समुदाय की संस्कृति, मूल्य, रीति रिवाज, विश्वास, परंपराएं व त्योहार है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहते हैं। मतलब जो आपके सामने जो हमारी लोक गाथाएं हैं, लोककथाएं, इसके माध्यम से समुदाय, जो हमारा समाज है, उसमें जो संस्कृति होगी, जो हमारी संस्कृति है, उसके जो मूल्य होते हैं, समझ गया, जो रीति रिवाज होते हैं, जो विश्वास और जो परंपराएं होती है, मतलब जो हमारी जो रीति रिवाज देखने को मिलते हैं, जो विश्वास होता है हमारा, हम जो अपने धर्म पर विश्वास करते हैं, हमारा जो समुदाय, हमारी जो सामाजिकता होती है उस पर जो विश्वास करते हैं, हमारी परंपरा है, जैसे होली पर ईदगाह मनाई जाती है, उस पर दीपावली पर आपके सामने, या फिर बुद्ध पूर्णिमा, जिस भी आप समाज से आप रहते हो, हम आपकी क्या परंपराएं हैं, आप किस प्रकार के त्योहार मनाते हो और किस प्रकार की जीवन शैली को जीते हो, वो सब आपके सामने पीढ़ी दर पीढ़ी आपके सामने क्या रहती है, जीवित रहते हैं। दीपावली आती है आपके सामने तो सभी आपके सामने दीपक जलाते हैं, आपके जलाते हो, आपके सामने सभी घरों पे मिठाई भेजी जाती है। होली आती है, सभी अपन गुलाल एक दूसरे के रंग लगाते हैं, होली के गीत गाए जाते हैं, बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श किए जाते हैं। इस प्रकार की लोक परंपराएं हमारे समाज में देखने को मिलती हैं। जब ये सब आपके सामने शादी विवाह का जो फंक्शन होते हैं तो सभी सारा का सारा समाज एक जगह एकजुट होता है। उस समय क्या होता है, इन जो लोकगीत लोक कथाओं के माध्यम से हमारा मनोरंजन भी देखने को मिलता है, और हमारा क्या होता है, हमारा जो साहित्य है वो भी, हमारी जो परंपराएं वो भी आगे बढ़ती है। संस्कृति के दर्पण,
साहित्य लोक संस्कृति का जीवित दर्पण है। मतलब जो हमारा जो आम साहित्य है, जो लोक साहित्य है, क्या है, जो हमारी लोक संस्कृति है, जो हमारे आसपास की संस्कृति है, उसका वास्तविक दर्पण के रूप में दिखाई देता है। यह दर्शाता है कि लोग कैसे रहते हैं, क्या सोचते हैं और किन चीजों पर विश्वास करते हैं। मतलब जो लोक साहित्य होता है, जो आपका जो आसपास का जो साहित्य देखने को मिलता है, उससे हमारी लोक संस्कृति है वो जीवित रहती है। हमारी जो संस्कृति है वो एकदम जीवित दर्पण, उसके बारे में वास्तविक रूप से चीजें पता चलती हैं। जैसे दर्पण होता है, उसमें आप अपना चेहरा देखते हो, आपको अपनी चीजें दिखाई पड़ती हैं। उसी तरीके से जब लोक साहित्य को पढ़ते हो तो आपकी संस्कृति का दर्पण उसमें दिखाई पड़ता है। यह दिखाई देता है कि लोग कैसे रहते हैं। ये क्या पता चलता है कि लोग जीवन में कैसे रहते हैं और वो किस प्रकार का सोच रखते हैं, किन किन चीजों पर विश्वास रखते हैं और उनका जीवन में क्या अनुभव है। तो देखो, आप शादी विवाह के अंदर जो आपके सामने किस किस प्रकार के गीत गाए जाते हैं, हमारी जो संस्कृति है, जो त्योहार होते हैं, है ना, जो दीपावली हो गया, होली हो गया, ईद का, जैसे भी जो भी त्योहार होते हैं, वहां पे आपके सामने क्या दिखाई देता है, वैसे ही संगीत दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए एक क्षेत्र में लोकगीत वहां के कृषि चक्र, मतलब होली क्यों होती है भाई, होली दीपावली मुख्यतः कब मनाए जाते हैं, जब आपके सामने फसल की कटाई होती है। तो आपके सामने उसी के उपलक्ष्य में भाई लोग पहले के जिस समय ये त्योहार शुरू हुए होंगे, उस समय क्या हुआ होगा, फसल कटने के बाद में लोग थोड़े आपके सामने काम करने के बाद में थोड़ा सा उनके बीच में खाली समय बच गया होगा, तो उस समय त्योहारों की रचना की गई ताकि लोग थोड़ा रिलैक्स कर सके। समझ में आ गया। तो ऐसे लावणी के समय थोड़ी आते हैं कोई त्योहार, नहीं आता है कोई बड़ा त्योहार, इसीलिए नहीं आते। तो कृषि चक्र के समय शादी विवाह हो गए, रीति रिवाज या त्योहारों के हिसाब से आपके सामने क्या देखने को मिलते हैं, आपके सामने हमारी जो लोक साहित्य व लोक रचनाएं व लोकगीत है वो देखने को मिलते हैं आपके सामने। समझ में आ गया। तो इसी हिसाब से अपनी हमारी पूरी की पूरी संस्कृति है वो देखने को मिलती है। प्रेरणा स्रोत की बात करें, क्या कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। लोक संस्कृति लोक साहित्य के लिए प्रेरणा स्रोत बनती है। मतलब जो हमारी लोक संस्कृति है, जो जनता के लिए जो लोक संस्कृति होती है, वही हमारे लोक साहित्य के लिए प्रेरणा स्रोत बनती है। मतलब जो हमारा आम साहित्य है, जो जनता के द्वारा जो संस्कृति व साहित्य देखने को मिलता है, वही हमारे लिए क्या बनता है, एक प्रकार से प्रेरणा स्रोत होता है। अलग अलग प्रकार के समुदाय में जो हमारे पर्व त्योहार संस्कार और दैनिक जीवन की घटनाएं ही लोक साहित्य का विषय बनती है। मतलब हमारा जो समुदाय होता है उसमें अलग अलग प्रकार के पर्व बनाए जाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, संस्कार व दैनिक जीवन की घटनाएं होती हैं। मतलब जो हमारा समाज है, जो हमारा समुदाय है, उसमें जो अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जो संस्कार मनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जो पर्व मनाए जाते हैं, वही क्या होते हैं, वही आपके सामने जो आपके जो दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, उसी से क्या देखने को मिलता है, हमारा जो लोक साहित्य है उससे संबंधित जो आपके सामने जो विषय है वो देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया। तो लोक साहित्य में वही चीजें देखने को मिलती है जो आपके आसपास के जो हमारे जीवन में होती हैं, कैसे त्योहार मना रहे हो, कैसे पर्व मना रहे हो, क्या संस्कार देखने को मिलते हैं, वही सब चीजें आपके सामने होती हैं, वही चीजें आपके सामने लोक साहित्य में देखने को मिलती हैं। पोषण और संरक्षण, लोक साहित्य अपनी मौखिक परंपराओं के माध्यम से लोक संस्कृति को पोषित करते हैं। मतलब लोक साहित्य आपकी जो मौखिक परंपराओं के माध्यम से जो लोक संस्कृति को बताने का कार्य करते हैं। मतलब जो लोक साहित्य होता है उसमें क्या होता है, जो मौखिक परंपराएं होती हैं उसके बारे में पता चलता है, और हमारी जो लोक संस्कृति है उसको भी पोषित करने के बारे में पता चलता है। और ये क्या होता है, इससे हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा साहित्य है, वो विलुप्त होने से बच सके, इसलिए इस प्रकार के जो साहित्य और जो संस्कृति होती है उसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ये एक के बिना दूसरे की कल्पना अधूरी है। अगर अपन विस्तार से पढ़ें, लोक साहित्य के बिना लोक संस्कृति अधूरी है, लोक संस्कृति के बिना लोक साहित्य अधूरी है। ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और आपसी संबंध एक जीवित व गतिशील इकाई बनाता है। मतलब इसमें क्या दिखाई देता है, इनका जो आपस में जो संबंध होता है, ये एक दूसरे को क्या बनाता है, जीवित व गतिशील इकाई के रूप में दिखाई पड़ता है। तो ये था आपके सामने जो पूरा का पूरा जो लोक साहित्य और जो लोक संस्कृति से संबंधित जो महत्वपूर्ण संबंध है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाई इन दोनों में क्या संबंध देखने को मिलता है, इसके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा। ये थी आपके सामने जो यूनिट फर्स्ट, जो आपके सामने आधुनिक काव्य की, इसके बारे में मैंने विस्तार से बता दिया। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जोर से लाइक कर देना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है आधुनिक काव्य का, तो उससे संबंधित आपके सामने जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, सारे के सारे आपके सामने अपन पढ़ने वाले हैं, उसका अपन रिवीजन करवाने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट का रिवीजन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अब इस वीडियो में अपन देखेंगे यूनिट नंबर सेकंड का रिवीजन, जिसमें लोकगीत और लोक कथाओं से संबंधित आपके सामने सारे के सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखने को मिलते हैं, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं।
तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। काफी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सभी बच्चों से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कर दो आप। ये जो पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सभी बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, फ्री में नोट्स वहीं पर मिल जाएंगे आपको, चाहे 5th सेमेस्टर के, 3rd के, 5th किसी के भी सारे नोट्स फ्री में यहीं पर देखने को मिलते हैं। साथ के साथ अन्य जो यूनिट फर्स्ट अगर अभी तक नहीं देखे है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर जरूर से देख लेना। और यहाँ पर जो आपके सामने जो व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और आपके सामने जो शॉपिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहां पर अगर कोई भी चीज खरीदना चाहते हो, जैसे मैंने आपके सामने जो जैकेट वगैरह ये जो चीजें खरीदी है वो वहां पर ऑनलाइन शॉपिंग खरीदी है, सबसे ज्यादा डिस्काउंट उसमें देखने को मिलता है। आपके सामने जो स्पीकर लिया है आपके सामने, तो आप भी खरीद सकते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, इस समय चल रहा है डिस्काउंट। तो चलो यूनिट नंबर 2 की करते हैं शुरुआत आधुनिक काव्य के अंदर। इसमें क्या है, लोकगीत की विशेषताएं लिखिए कि लोकगीत क्या होते हैं और इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मतलब लोकगीत के जो विशेषताओं के बारे में बताइए और इसके जो विभिन्न प्रकार होते हैं उसके बारे में आपको संक्षेप में वर्णन करना है कि आपके सामने लोकगीत और लोक कथाएं से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें लोकगीतों के बारे में देखेंगे आपके सामने क्या होता है लोकगीत। विशेषताओं की बात करें आपके सामने, सामूहिकता, जो लोकगीत होते हैं भाई, अलोकगीत क्या होता है पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूँ। जो आपके सामने जो शादी विवाह होते हैं उसमें जो आपने गीत सुने होंगे वो महिलाएं जो गाती हैं वही लोकगीत होते हैं आपके सामने, समझ में आ गया। होली का त्योहार होता है, अपन जो डफ होता है, डफ आपने सुना ना, वो जिसमें जो एक प्रकार से खुला होता है और जिसपे अपन बजाते हैं और जो आपके सामने जो गाए जाते हैं, संगीत गाया जाता है, तो वो भी लोकगीत होते हैं। होली पे गाए जाने वाले और कोई अन्य त्योहार पे गाए जाने वाले गीत हैं, जन्माष्टमी पे कोई गीत गा रहे हो, ये सब क्या आपके सामने, ये हमारे लोकगीत होते हैं। हमारे आसपास के जो साहित्य जो संस्कृति से उन गीतों का निर्माण होता है उन्हीं को क्या कहा जाता है, लोकगीत के नाम से जाना जाता है। क्या विशेषता होती है लोकगीतों की, सामूहिकता देखने को मिलती है। मतलब सामूहिकता क्या होती है, इनके जो रचनाकार होता है, जो लोकगीत होते हैं इसका रचनाकार है वो आपके सामने क्या होता है, अज्ञात होता है। इसके रचनाकार के बारे में पता ही नहीं होता कि कौन इसका रचनाकार है, समझ में आ गया भाई। अब आपके मम्मी, अगर जो आपकी मदर है या आपकी दादी है या फिर सिस्टर जो लोकगीत गाते हैं आपके सामने शादी विवाह के, अगर आप उनसे पूछो कि भाई आपने संगीत कहाँ से सीखा, ये गीत आपने कहाँ से सीखे, तो क्या वो बता पाएंगे किसके द्वारा, तो वो बोलेंगे कि भाई मेरी जो माता होती थी उसने मुझे सिखाया है। और अगर उनसे पूछो तो वो कहेंगे मैंने भी आप जो आसपास की मेले गाती थी तब मैंने सीख लिया। तो अगर आप इसकी जड़ तक जाना चाहोगे कि किसने लिखा है तो इसका रचनाकार आपको नहीं मिलेगा। मतलब तो इसमें क्या होता है, सारे समाज के द्वारा, जितना भी जो समाज की जो महिलाएं हैं, जो पुरुषों के द्वारा जो इसके जो संगीत है उसकी रचना की गई। धीरे धीरे एक व्यक्ति ने गाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता बढ़ता क्या आपके सामने वो अपने हिसाब से बदलता चला गया और इसमें सारे समाज की भावनाएं हैं, सामूहिक भावनाएं वो देखने को मिलती है। अगला क्या है, मौखिकता। मौखिकता क्या होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से स्थानांतरित होने वाला साहित्य है, एक प्रकार से लोकगीत होते हैं। क्यों भाई, आपके सामने आपकी माता जी से पूछो, आपकी दादी जी से पूछो, या फिर जो लोकगीत गाते हैं उनसे पूछो भाई आपने कहाँ से सीखा, क्या है कोई किताब में लिखे हुए, तब आप कहोगे बिल्कुल नहीं, कोई किताब नहीं इनकी, तो ये तो हमारे जो गुरुजन है उनसे सीखा, अपने माता पिता या फिर वहीं से हमने इन सब चीजों को या समाज से सीखा है। और एक व्यक्ति जो वो गाते थे तो उनके साथ हमने रियाज किया, उनके साथ हम भी गाते चले गए और हमने भी ये सब चीजें सीखी। तो किस प्रकार से लोग सीखते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी है ये जो हमारा लोकगीत है और जो हमारा लोक साहित्य है वो क्या होता है, आपके सामने आगे से आगे स्थानांतरित होता है। अगले वाला पॉइंट है इसके अंदर क्या, सरलता। भाषा व शैली में सहजता लोक जीवन से जुड़ी होती है। मतलब जो इसमें जो साहित्य देखने को मिलता है इसमें क्या होता है, भाषा और जो शैली होती है इसमें एकदम सहजता दिखाई पड़ती है। क्यों, क्योंकि भाई आपके सामने इस प्रकार की भाषा, बहुत ऐसे हिंदी के बड़े बड़े शब्द नहीं देखने को मिलेंगे, समझ में आ गया। मारवाड़ी के भी कठिन शब्द नहीं देखने को मिलेंगे, अगर राजस्थान से हो, हरियाणा से हो तो हरियाणवी के बहुत गहरे शब्द नहीं देखने को मिलेंगे। हल्के फुल्के शब्दों का इसमें क्या किया जाता है, समायोजन किया जाता है, हल्के फुल्के शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। भाषा है उसमें जो भाषा, वो किस प्रकार की भाषा को प्रयोग किया जाता है, एकदम सरल सहज भाषा व शैली का प्रयोग किया जाता है। और वो सहज व सरल भाषा क्या है, हमारे लोक जीवन से जुड़ी होती है। तो आपको समझ में आ गया किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है, एकदम सरल और सहज लोक भाषा है उसका प्रयोग किया जाता है, जो हमारे लोक जीवन से चीजें जुड़ी होती हैं, उससे संबंधित चीजों को इसमें प्रयोग किया जाता है ताकि हर व्यक्ति इसको समझ सके, हर व्यक्ति इसको आसानी से गा सके।
अगला क्या आपके सामने स्वर व लय, मतलब किस प्रकार से इसका गायन किया जाता है, स्वर व लय किस प्रकार से होते हैं। संगीत और ताल का सहज समावेश व समावेश गाने योग्य चीजें देखने को मिलती है। मतलब जो स्वर और जो लय, मतलब जो गाने का जो रिदम होता है, जो गाने का जो स्वर व लय व ताल देखने को मिलती है, वो किस प्रकार से होती है, एकदम सहज होती है और इसमें एक बहुत ही शानदार समावेश गानों का देखने को मिलता है। समझ में आ गया। तो स्वर और लय क्या होते हैं, महिलाएं बहुत ही प्रिय, मतलब अपनी जो बहुत ही उनकी मधुर ध्वनि होती है उसके द्वारा उनको गाया जाता है। कहाँ पर उनको अधिक जोर से बोलना है, कहाँ उनको हल्का छोड़ना है, वो सब कुछ उनके द्वारा कैसे, खुद के द्वारा ही वो क्या किया जाता है, समायोजित किया जाता है। वो खुद ही उन सब चीजों को सीखती हैं जो उन्होंने सीखा है, उसी हिसाब से उनको जो स्वर लय ताल को वो तय करती है। भावनात्मकता, लोक जीवन के सुख दुख आशा निराशा को व्यक्त किया जाता है। मनुष्य जीवन है, जीवन में इंसान के सुख भी आते हैं तो इंसान के जीवन में दुख भी आते हैं। दोनों प्रकार की भावनाओं को इसमें किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है। दुखी की भावना भी बताई जाती है कि भाई महिलाएं उनके जीवन का क्या संघर्ष है, पुरुषों के जीवन का क्या संघर्ष है। सुख है तो वो उसमें कैसी भावना देखने को मिलती है। तो हमारा जो आम जीवन होता है, कृषि में क्या कठिनाइयां हैं, जीवन में क्या कठिनाइयां हैं, सामाजिकता में, धर्म में जो आपके सामने सुख दुख होता है, आशा निराशा होती है, उन सब चीजों को इन लोक संगीतों के माध्यम से प्रयुक्त किया जाता है। आज के समय तो खैर हमारे पास मोबाइल आ गया, हम तकनीक से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लेकिन पहले के समय सब चीज नहीं हुआ करती थी। तो लोगों के लिए मनोरंजन के साधन क्या हुआ करते थे, यही लोकगीत व लोक साहित्य के माध्यम से वो मनोरंजन किए करते थे। हमारे जितने जो त्योहार हैं वो खास करके जो हमारी सभ्यता के, वो कैसे देखने को मिलते हैं, फसल के कटने के बाद में हमारे लगभग त्योहार आते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय लोगों के पास थोड़ा खाली समय हुआ करता था, तभी लोगों ने त्योहारों का आयोजन किया ताकि वो अपना थोड़ा मनोरंजन कर सके। समझ में आ गया आपको विस्तार से। अगले वाला पॉइंट है प्रकृति से जुड़ाव। प्रकृति, पशु पक्षी व ग्रामीण परिवेश का चित्रण मुख्यतः देखने को मिलता है। जो हमारा लोकगीत होते हैं उसमें क्या होता है, प्रकृति का विशेष जुड़ाव होता है, जुड़ाव देखने को मिलता है। चाहे वट वृक्ष हो गया, चाहे आपके सामने तुलसी हो गई, चाहे और कोई पेड़ व पौधा हो गया, उससे संबंधित चीजें आपके सामने देखने को मिलती हैं। कोयल का जो आपके सामने हमारे लोकगीतों में, संगीत में आपके सामने जिक्र देखने को मिलता है, मोर का जिक्र देखने को मिलता है, और कोई हिरण का जिक्र देखने को मिलता है। साथ के साथ जो ग्रामीण जो जीवन होता है उसका परिवेश भी देखने को मिलता है। तो प्रकृति से हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसका विशेष महत्व रहा है, और हमारे लोकगीत होते हैं उसमें भी प्रकृति से संबंधित चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे पशु पक्षी का, कोई भी महिला है, स्त्री को उस पशु पक्षी से उपमा दी जाती है कि भाई वो तो मोरनी जैसी, उसकी जो मोरनी जैसी उसकी आंखें हैं, चाल है, रूप सौंदर्य जो भी होता है वो उसमें बताया जाता है। परिवर्तनशीलता भी देखने को मिलती है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार व परंपराओं के अनुसार इनको थोड़ा बदला जा सकता है। मतलब जो साहित्य की जो लोकगीत होते हैं इनमें क्या होता है, यही सेम संगीत आप दूसरे जिले में सुनोगे या थोड़ा दूर जाकर सुनोगे तो उसमें थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों को जैसी जरूरत महसूस होती है, जैसा उनका जीवन हो सकता है एक लोकगीत है जहां पर गाया जा रहा है वहां पे पानी की कमी है, तो वहां पे पानी का रेफरेंस लिया जा रहा है। तो क्या होगा, दूसरे जगह जहां पर पानी ज्यादा तो वहां पर वो उस चीज को क्यों दिखाएंगे। एक जमीन है जहां पर फसल बहुत अच्छी होती है तो उसका रेफरेंस लेंगे, तो दूसरी जगह उतनी अच्छी नहीं है तो उसका रेफरेंस नहीं देखने को मिलता है। तो यही चीजें हैं जो स्थानीय जो आवश्यकताओं के अनुसार इन लोकगीतों को, लोक संगीतों को यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई आपके सामने हमारे खुद के द्वारा लिखे गए, कोई रचनाकार है नहीं, कोई ऐसे तो है नहीं कि कोई न्यूटन का नियम है फिक्स लिख रखा है तो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। अपने हिसाब से जैसी मर्जी आती है उसी हिसाब से अपन बदलाव कर लेते हैं। किस किस प्रकार का लोक साहित्य, आपके लोकगीत है वो देखने को मिलते हैं। पहले होते हैं संस्कार गीत। संस्कार गीत क्या होते हैं, जो हमारे संस्कृति से जुड़े हुए जो गीत होते हैं, जो हमारे संस्कार होते हैं। जन्म, जब किसी बच्चे का जन्म होता है उस समय आपके सामने जो आपका दसोटन की जो प्रक्रिया, दसोटन जो हमारे एक जो मतलब मनाया जाता है ना, छठी बनाई जाती है आपके सामने, 6 दिन होने के बाद में मनाया जाता है। समझ में आ गया, ये सब होता है। विवाह होते हैं, विवाह पे आपके सामने लोकगीत देखने को मिलते हैं। और मुंडन जैसे जो संस्कार होते हैं उस पे क्या किया जाता है, आपके सामने हमारे गीत गाए जाते हैं। जैसे सोहर हो गया, बन्ना बन्नी आपके सामने क्या है, आपके सामने ये हमारे संस्कार के गीत हैं, हमारी संस्कृति के गीत दिखाई पड़ते हैं। अगले वाले कौन से आपके सामने जो गीत है वो दिखाई पड़ते हैं, जिनको अपन बोलते हैं लोकगीत के माध्यम से। धार्मिक जो अनुष्ठान होते हैं या व्रतों के दौरान गाए जाने वाले गीत होते हैं। मतलब जब कोई व्रत होते हैं तो आपने देखा होगा, चाहे आपके सामने कोई चौथ का व्रत हो गया,
होली का व्रत हो गया आपके सामने, या कोई अन्य कोई व्रत होता है, तो उस समय क्या किया जाता है, जो आपके सामने जो हमारे धार्मिक अनुष्ठानों पर गीत गाए जाते हैं। जैसे छठ पूजा की जाती है, तो हमारे तो नहीं होता, बिहार में होती है, वहां पर गीत गाया जाता है। करवा चौथ आती है, उसका गीत गाया जाता है। आपके सामने जो होली पर गीत गाए जाते हैं, तो उस समय कोई व्रत होते हैं, जो कोई गीत होते हैं, जो व्रत होते हैं, त्योहार होते हैं, उस समय भी क्या किया जाते हैं, आपके सामने हमारी संस्कृति में गीतों का गायन होता है। अगले वाला पॉइंट है श्रम गीत। काम करते समय गाए जाने वाला गीत, मतलब थकान दूर करने के लिए, खुद को उत्साहित करने के लिए। मतलब भाई पहले, आज के समय तो खैर मोबाइल वगैरह आ गया, तो मनोरंजन उसी पर हो जाता है, लेकिन पहले क्या हुआ करती थी, महिलाएं जब काम करती थी, तो भाई घर का काम करने के लिए जब उनको ऐसा लगता था कि अब थोड़ा सा मनोरंजन कर लिया जाए, तो वो आपस में बैठकर, सामूहिक परिवार हुआ करते थे हमारे गाँव में, बैठकर ही गीत गाने लग जाती थी। तो इस प्रकार के गीतों को क्या कहा जाता है, श्रम गीत के नाम से जाना जाता है। जो महिलाएं अपनी थकान दूर करने के लिए और एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने के लिए गीतों का गीत गाया करती थी, उसको क्या कहा जाता है, श्रम गीत के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। अगले वाले गीत है, वो किस प्रकार के गीत आपके सामने, ऋतु गीत। विभिन्न प्रकार की ऋतुओं के आगमन पे आपके सामने गाए जाने वाले गीत को किस नाम से जाना जाता है, ऋतु गीत के नाम से जाना जाता है। जैसे सावन में कजरी गाया जाता है, होली में फाग और होली के गीत, फागुन में फाग और आपके सामने होली के गीत दिखाई देते हैं। तो जिस प्रकार की ऋतुएं आती हैं, उसी प्रकार के जो हमारे लोकगीत भी दिखाई पड़ते हैं। सावन में कजरी भी गाते हैं, फागुन में जो फाग के जो गीत आते हैं वो देखते हैं, और होली के गीत दिखाई पड़ते हैं। यही सब हमारे जो संगीत है, हमारे जो लोक जीवन के पहलुओं के संगीत के माध्यम से हमारी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। ये जो हमारे साहित्य देखने को मिलता है, इसमें क्या होता है, इस हमारे लोकगीत, लोक जीवन के जो अलग अलग पहलू होते हैं, उसके बारे में हमें विस्तार से पता चलता है। तो ये था आपके सामने जो हमारे जो लोकगीत है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा, और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में अपन ने विस्तार से जाना। समझ में आ गया। पहला प्रश्न यूनिट नंबर 2 का कैसा लगा आप जरूर से बताना। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। आप में से अधिकतर बच्चे, 90% बच्चे वीडियो देख लेते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लेना, और ऑनलाइन कोई चीज खरीदना चाहते हो तो जरूर से खरीद लेना। पहला पॉइंट है लोक कथा का स्वरूप व उसका वर्गीकरण। जो अलग अलग प्रकार के लोक कथाएं दिखाई पड़ती हैं, उनका कैसा स्वरूप होता है और उनका कैसा वर्गीकरण है, उसके बारे में अपन विस्तार से जानने वाले हैं। इसके बारे में समझ में आए? लोक कथाएं क्या होती हैं, हमारी क्या मौखिक परंपराएं होती हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। लोक कथाएं व मौखिक परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली काल्पनिक व अर्ध काल्पनिक कहानियां हैं। मतलब जो लोक कथाएं होती हैं, जो आपके सामने अपने जो पिताजी से सुनी होगी, अपने दादाजी से, खास करके हमारे दादा दादी हमें ज्यादा कहानियां सुनाते हैं। खैर आजकल तो अपन मोबाइल की वजह से ज्यादा उनके करीब नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन अगर आप बैठते हो तो पहले के समय बहुत सी कहानियां वो उनको सुनाया करते थे। उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, हमारे पूर्वजों की क्या कहानियां हैं। वो आपने सुना होगा कि हमारे गाँव के वो बड़ी सी चट्टान है, वो हमारे दादा के द्वारा लेकर आए थे, है ना। वो बड़ा सा एक जो मीनार दिखने को मिल रही है, बड़ी सी जो एक जो महल टाइप जो हवेली है, वो उन उन पूर्वजों के द्वारा निर्माण की गई थी। उस समय इतने उसके अंदर जो बहुत से मजदूर लगे थे, सुना, वो निकासी उसके द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार की जो लोक कथाएं हैं, जो हमारे जैसे महाराजा सूरजमल हो गए, जो हमारे जो राजा हो गए, महाराणा प्रताप के बारे में सुनते हो, या फिर आपके सामने जो और अन्य जो कोई बाबूजी, जो हमारे तेजाजी लोग, जो हमारे लोग देवता है, उनके बारे में जो हम कहानियां सुनते हैं, उसको क्या बोला जाता है, लोक कथाओं के नाम से जाना जाता है। हमारी जो लोक कथाएं दिखाई पड़ती हैं, जो हमारे साहित्य में जो लोक कथाएं दिखाई पड़ती हैं, ये मौखिक परंपराएं हैं। ये भी कैसे आपके सामने एक प्रकार की मौखिक परंपराएं हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है आपके सामने। किस प्रकार से चलती है, अभी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती हैं। काल्पनिक व अर्ध काल्पनिक कहानियां, कुछ कहानियां आपके सामने वास्तविक है, जो आपके सामने समाज में घटित हुई घटनाएं हैं। कुछ आपके सामने अर्ध काल्पनिक कहानी है। अर्ध काल्पनिक कहानियां कौन सी होती हैं, वो कहानियां जिनमें वास्तविकता नहीं होती है, लेकिन बच्चों के मनोरंजन के लिए, लोगों को मनोरंजन के लिए उन कहानियों को गढ़ दिया जाता है आपके सामने। कुछ सत्यता होती है और कुछ आपके सामने उसमें थोड़ा मिर्च मसाला लगाकर उनको थोड़ा चटपटा बना दिया जाता है, ताकि आपको सुनने में अच्छा लगे और आपका मनोरंजन हो सके। इन सब कहानियों का मूल उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना है। ये जो आपके सामने लोक कहानियां, लोक संगीत दिखाई पड़ते हैं, इनका मूल उद्देश्य क्या होता है, सिर्फ आप सबका क्या करना, मनोरंजन करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। बच्चों को शिक्षा देना व सांस्कृतिक मूल्यों को प्रसारित करना। मतलब ये जो आपके सामने जो लोक साहित्य, जो हमारा लोक साहित्य दिखाई पड़ता है, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चों को, या फिर आपके सामने जो बड़े हैं, जो आम जो लोग हैं, उनको इन लोक कथाओं के माध्यम से उनका मनोरंजन कराया जा सके,
नैतिकता व संस्कार सिखाने के लिए किया जाता है। बताया जाता था कि हमारे जो राजा है, पूर्वज है, वो इतने आपके सामने स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे कि 80-80 किलो के जो आपके सामने क्या करते थे, जो 80-80 किलो 100-100 किलो के आपके सामने हथियार पहनकर चलते थे, युद्ध में लड़ते थे। इस प्रकार की कहानियां सुनाकर हमें क्या किया जाता है, हमें साहस सिखाया जाता है, जीवन में संस्कार सिखाए जाते हैं कि कैसे श्रवण एक पुत्र हुआ करता था जिसने अपने माता पिता के लिए क्या कर दिया था, अपने अंधे माता पिता के लिए तीर्थ यात्रा पर लेके गया था। तो इस प्रकार की लोक कथाओं के माध्यम से हमें संस्कार मिलता है कि हमें माता पिताओं की किस प्रकार से इज्जत करनी चाहिए। समझ में आ गया? तो ये इन सब जो कहानियां हैं, लोकगीत व संगीत का क्या काम है, ये सब कहानियां हमें मनोरंजन ही नहीं कराती हैं, बल्कि क्या कराती हैं, बल्कि हमें हमारे समाज के बारे में बताती हैं, हमारे नैतिकता व संस्कारों के बारे में बताती हैं। इन सब लोक कथाओं व लोक जो कथाएं हैं, इनका कोई रचयिता है उसके बारे में किसी को नहीं पता। भाई ये किसके द्वारा लोकगीत या लोक कथाएं लिखी गई है, इनका रचयिता कौन है, इसके बारे में वास्तविकता में किसी को ज्ञान नहीं है। और ये किसी समाज की सामूहिक चेतना और विश्वासों को दर्शाती है। लेकिन ये जरूर पता है, ये हमारा जो समाज होता है उसकी सामूहिक चेतना और उसके विश्वास को जरूर दर्शाती है। समझ में आ गया? मतलब जो हमारे सारा समाज है उसकी जो किस प्रकार की भावनाएं है उसके बारे में जरूर पता चलता है, और जो हमारा समाज है उसके विश्वास के बारे में जरूर पता चलता है। ये एक सरल भाषा, पुनः आवर्ती चीजों की व नैतिक संदेश व पात्रों का स्पष्ट चित्रण जरूर देखने को मिलता है। जो आपके सामने जो साहित्य दिखाई पड़ता है, इसमें सरल, सहज व स्पष्ट भाषा का जरूर प्रयोग किया जाता है। पुनः आवर्ती, बार बार चीजों को क्या किया जाता है, आपके सामने पुनः रूप से बोला जाता है। नैतिक संदेश और पात्रों को भी स्पष्ट क्या किया जाता है, स्पष्ट चित्रण होता है इसके अंदर, मतलब पात्रों को स्पष्ट रूप से चित्रित किया जाता है। आसान भाषा का प्रयोग, आपको आपके दादा ने अगर कोई कहानी सुनाई, कभी संस्कृत में सुनाई है, हिंदी में सुनाई नहीं सुनाई ना, आपकी लोकल भाषा में सुनाई होगी, ताकि आपको सुनने में अच्छा लगता है। और जो पात्र होते हैं, जो उसमें नायक और नायिका होते हैं, उनको एकदम स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ताकि आपको सुनकर अच्छा लगे, एकदम मजा आ जाए। समझ आ गया? उसमें आपके सामने अलग अलग कहानियां होती हैं, राजा रानी की कहानियां, पशु पक्षियों की कहानियां, देवी देवताओं की व सामान्य जनपात्रों की कहानियां, अलग अलग चीजें होती हैं। कोई राजा रानी की कहानी सुना दी आपको, कोई पशु पक्षी की कहानी सुना दी, साहसी बनाने के लिए आपके सामने कोई आपके सामने लोक देवता है, लोक देवी देवताओं की कहानियां, वह सामान्य जो जनपात्र होते हैं उनकी कहानियों के बारे में आपको बता दिया जाता है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, आपके सामने आपको मोटिवेट करने का कार्य किया जाता है। वर्गीकरण की बात करें, आपके सामने लोक कथाओं को उनके विषय वस्तुओं पात्रों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है। वर्ग यह समझा कि क्या होते हैं लोक कथाएं, समझ लिया, सब कुछ बता दिया एकदम डिटेल से। अब वर्गीकरण देखेंगे कि कितनी प्रकार के आपके सामने लोक कथाएं होती हैं। समझ में आ गया? तो पहले प्रकार की जो लोक कथाएं होती हैं वो क्या होती है, परी कथाएं, फेरी टेल्स, मतलब ऐसी कहानियां, इसी प्रकार की लोक कथाएं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है, पूरी तरीके से मनगढ़ंत होती है, बच्चों को मनोरंजन करने के लिए खास करके इस प्रकार की कहानियां बनाई जाती हैं। समझ में आ गया? परी कथाएं होती है, नाम से पता चला, जहाँ पे परियों की बात होगी, मतलब कोई जादुई तत्व की बात की जाएगी, भाई जहाँ पे जादू जैसी चीजों की बात की जाएगी। राजकुमार व राजकुमारी की कहानियां, परियां व अजूबे की कहानियां, मतलब इस प्रकार की कहानियां सुनाई जाएंगी जिनके बारे में, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, जिसमें जादू होगा आपके सामने, जिनको सुनकर आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। समझा? कोई राजकुमार राजकुमारी की कहानी सुना दी, कोई परियों की कहानी व अजूबों की कहानी आपको सुना दी जाती है। तो इस प्रकार की कहानियां आपको किस लिए सुनाई जाती है, ताकि आपका मनोरंजन हो सके, बच्चों का मन लुभावनी कहानियां होती है एक प्रकार की। अगले वाली कहानियां आपके सामने कैसी होती हैं, पर पशु व पक्षियों की कहानियां। किस प्रकार की कथाएं देखने को मिलती हैं, पशु व पक्षियों की कहानियां होती हैं, जिसमें पशु पात्रों के माध्यम से नैतिकता सीख दी जाती है। मतलब जो अलग अलग प्रकार की कहानियां सिखाई जाती हैं, जो आपके सामने पशु पक्षियों की कहानियां होती है, जिसमें क्या होती है, पशु पात्र होते हैं, उनके माध्यम से उनको नैतिक सीख दी जाती है। समझ में आ गया? जैसे पंचतंत्र की कहानियां, शेर हो गया आपके सामने, जो चीता हो गया, लोमड़ी होगी, खरगोश हो गया, हाथी हो गया, इस प्रकार की कहानियां देखने को मिलती हैं। जिसमें आपने सुना होगा चूहे की, और आपके सामने जो शेर की कहानी हो गई, बचपन में कहानियां पढ़ते हैं ना, वो कोए की कहानी होगी, जो उसमें जो उसका जो मटका होता है उसमें अपने क्या डालता है, पत्थर डालता रहता है पानी पीने के लिए। इस प्रकार की कहानियां आपने बचपन में पढ़ी होगी ना, वो पंचतंत्र की कहानियां हैं। इस कहानियों के माध्यम से क्या देखने को मिलता है, हमें नैतिक सीख दी जाती है। किस प्रकार की सीख दी जाती है, नैतिक व संस्कारों की सीख दी जाती है कि आपके समाज, आपको चीजों के बारे में पता चल सके। अगले वाली कहानी आपके सामने किस प्रकार की है, नीति कथाएं।
नीति कथाएं होती हैं स्पष्ट व नैतिक संदेश या जो जीवन में पाठ सिखाया जाता है। मतलब आपके सामने जो मैंने बताया था ना, जो भगवान श्री राम की कोई कहानी सुना दी कि भगवान श्री राम ने अपने पिताजी की आज्ञा मानने के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया था। श्रवण की कहानी सुना दी कि एक श्रवण पुत्र हुआ करता था जिसने अपने माता पिता के लिए उनको तीर्थ यात्रा पर लेकर गया था, है ना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की कहानियां, युधिष्ठिर की कहानियां, इस प्रकार की जो नीतिगत कहानियां, जिससे हमारा क्या नैतिकता के बारे में पता चलता है, हमारे समाज के संस्कार के बारे में पता चलता है कि हमें अपने जीवन में माता पिता का क्या करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। हमारे जो संस्कार, हमारा ये धर्म है, हमें धर्म से चलना चाहिए। जो इंसान धर्म से चलता है उसके जीवन में ये फायदा होता है, जो अधर्म से चलता है उसको अंत्य होता है। तो इस प्रकार की कथाओं को क्या कहा जाता है, नीति कथाओं के नाम से जाना जाता है। अगली कथा है धर्म कथाएं, देवी देवताओं की कहानियां, जो भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की, लोक देवताएं हो गए आपके सामने, कुछ संत हो गए, मीराबाई की कहानी सुन रहे हो, रैदास जी के बारे में आप सुन रहे हो, दादू दयाल जी हो गए आपके सामने, कबीर दास की आपने कहानी सुनी है। आपके जितने भी देवी देवताएं हैं, लोक देवताएं, बापू जी, अरबू जी, आपके सामने रामदेव जी, तो जितने भी जो आपके सामने देवी देवता हैं, उनके जीवन की जो घटनाएं हैं, उनके जीवन के बारे में अगर आप पढ़ते हो तो इस प्रकार की घटनाओं को क्या कहा जाता है, धर्म कथाओं के नाम से जाना जाता है, जिसमें आप धर्म से संबंधित चीजों के बारे में जानते हैं। अगले वाली कथाएं होती है वीर कथाएं, जिसमें आप किसी योद्धा या साहसी व्यक्ति के पराक्रम का वर्णन होता है। वीर कथाएं क्या होती हैं, जिसमें कोई योद्धा हो गया या कोई साहसी व्यक्ति हो गया, उसके जीवन के पराक्रम के बारे में आप जानते हो, उसके जीवन में किस प्रकार से उसके द्वारा जो पराक्रम है वो, उसके पराक्रम के बारे में अपन विस्तार से जानते हो। कि भाई जैसे महाराणा प्रताप की आपने कहानियां सुनी होगी, है ना, पृथ्वीराज चौहान की आपने कहानियां सुनी होगी, है ना। इस प्रकार के जो आपके सामने जो हमारे योद्धा हुए हैं, है ना, जो बाजीराव मस्तानी है, जो जिनकी कहानी भी चली, जो वीर वीर जो आपके सामने है, मराठा शासक है वीर, जो आपके सामने वीर शिवाजी, उनकी कहानी आपने सुनी होगी। तो इस प्रकार की जो कहानियां, जो हमारे योद्धाओं के बारे में आपने जो कहानियां पढ़ी हैं, है ना, ये सब कहानियां किस श्रेणी में आते हैं, वीर कहानियों की श्रेणियों में आते हैं। अगले वाली कहानी आपके सामने हास्य कथाएं। हास्य कथाएं क्या होती हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ हंसाना होता है। हास्य कथाएं वो कथाएं होती हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ आपको क्या किया जाता है, जिसके माध्यम से आप सबको हंसाने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार की कहानी, जिनको चुटकुले हो गए, खास करके चुटकुले हो गए, छोटी छोटी कहानियां हो गई, जिनको आपको पढ़कर क्या आ जाए, हंसी आ जाए, चुटकुले जो उसमें मुख्यतः होते हैं। अगले वाले जो कहानियां आपके सामने, जो प्रेम कथाएं हैं, लव स्टोरीज होती हैं, जिसमें प्रेम व त्याग की आपके सामने कहानियां सुनाई देती हैं। रोमियो जूलियट की जो आप कहानियां सुनते हो, जोधा अकबर की आप कहानियां सुनते हो, भगवान श्री कृष्ण व राधा की जो कहानियां सुनते हो, इस प्रकार की जो कहानियां होती हैं वो क्या होती है, प्रेम से संबंधित कहानियां होती हैं, जहां प्रेम और त्याग जो जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, जिसके बारे में ये बताया जाता है। यह वर्गीकरण लोक कथाओं की विविधताओं को दिखाता है। और ये जितने जो अलग अलग पहलू दिखाई पड़ रहे हैं, जहाँ पे नीतिगत कथाएं हैं, धर्म कथाएं हैं, वीर कथाएं हैं, हास्य कथाएं, वो प्रेम कथाएं, हर प्रकार की लोक कथाएं हमारे समाज में जो है वो चलती है, जो मानव के जीवन के अनुभव और विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं। और लोक कथाएं हमारे जीवन में जिस प्रकार की जो संघर्ष दिखाई पड़ते हैं, जिस प्रकार की जो चीजें आती हैं, उनके बारे में वो विस्तार से बताती हैं। तो यही है, लोक कथाएं हैं वो आपके सामने जो हमारे जीवन में सभी स्वरूपों को, सभी वास्तविकताओं को क्या करते हैं, आपके सामने एकजुट करने का कार्य करती है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।